हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर के जो इसके पहले के लेक्चर्स थे आप लोगों ने देखे होंगे और उन लेक्चर्स से आप लोगों ने जो भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सारी की सारी चीज़ें थी, सारी जो टेक्निक्स थी वो आप लोगों ने पढ़ ली होंगी और तैयारियां भी कर ली होंगी। तो आज हम लोग इस चैप्टर के सबसे लास्ट लेक्चर की बात करते हैं। आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, करंट जो है वो कैसे इफेक्टेड करता है, कौन कौन से इफेक्ट डालता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चाएं करेंगे। इसके साथ ही हमने आपको बताया भी था कि जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो कुछ हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स हम आपको प्रोवाइड भी करेंगे। तो वो चीजें आज आपको सारी चीजें दी जाएंगी, आप लोग उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएंगे उनके बारे में आप लोग कमेंट में लिख के देंगे, तो वो न्यूमेरिकल्स आपको फिर से सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। करंट जो है वो कैसे अफेक्टेड करता है, कौन कौन से इफेक्ट करंट डालता है। तो एक्चुअली करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो तीन प्रकार के इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरी चीज जो होती है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और तीसरा जो होता है वो है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट ये तीन तरह के इफेक्ट डालता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो जब कभी किसी हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर से गुजरती है तो ऐसी कंडीशन में वो कंडक्टर हीट हो जाता है, या करंट जो है वो हीट प्रोड्यूस करती है। क्यों? क्योंकि किसी भी हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर से गुजरने के लिए उस करंट को कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है और इस वर्क डन की वजह से ही उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। दूसरी चीज जो है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट जब किसी भी कंडक्टिंग वायर में फ्लो करती है तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। इस चीज के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जब किसी भी केमिकल्स में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो ऐसे में वो केमिकल्स जो कि अपने एक्वस फॉर्म में या फिर अपने मॉल्टन स्टेट में होता है वो अपने कॉन्स्टिट्यूटिंग आयंस में टूट जाता है। तो इन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, या फिर केमिकल्स जो होते हैं उन केमिकल्स के द्वारा कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो ये दो चीजें आती हैं, इन चीजों को हम लोग इस ब्रांच के अंतर्गत पढ़ते हैं तो वो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। ये चीजें आप लोग जो है वो और बड़े क्लासेस में 11th में 12th में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग केवल डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या चीज है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? हमने अभी आपको क्या बताया कि जब भी करंट जो होता है वो किसी हाई रेजिस्टेंस वायर से फ्लो करता है, यानी एक ऐसे कंडक्टर से फ्लो करता है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो कैसा है, ज्यादा है। जिसका रेजिस्टेंस जो है ज्यादा है, जैसे नाइक्रोम वायर है, जैसे नाइक्रोम वायर है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होने की वजह से ये वायर जो हो जाते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं और गर्म होने के साथ साथ ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। क्या कहते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट flows through a high resistance
हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर लाइक nichrome, it become hot and produces heat। ये गर्म हो जाता है और गर्म होकर के हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? जब किसी भी हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो ये गर्म क्यों हो जाता है? सवाल ये है। तो चूंकि हम लोग ने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू वो अपने अंदर बहने वाले करंट का विरोध करता है। तो जब कोई भी कंडक्टर जो है वो अपने अंदर बहने वाली करंट का विरोध करेगा और ऐसे में उस करंट को बहना ही है तो करंट को अपने फ्लो के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ता है और इसी वर्क डन के कारण जो है वो हीट प्रोड्यूस हो जाता है। तो जब भी किसी भी हाई रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर से करंट फ्लो करती है तो करंट को फ्लो करने में क्या हो जाता है? करंट को फ्लो करने में वर्क डन करना पड़ता है और जो वर्क डन करना पड़ता है इसी वर्क डन के कारण उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह से रेजिस्टेंस का जो काम है इलेक्ट्रिसिटी में, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस का काम है बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैकेनिक्स में फ्रिक्शन का काम है। फ्रिक्शन, जब दो वस्तुओं के बीच में फ्रिक्शन होती है तो हीट प्रोड्यूस हो जाती है। बिल्कुल सिमिलर वे में जैसे ही हाई रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करता है, करंट को फ्लो करने के लिए वर्क डन करना पड़ता है क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो बहने वाले करंट का विरोध करता है। तो करंट को बहना ही है और उसको बहने के लिए ज्यादा से ज्यादा वर्क डन करना पड़ता है। तो जितना वर्क डन करना पड़ता है, जितना भी वर्क डन करना पड़ता है वही वर्क डन जो है वो हीट के रूप में प्रोड्यूस हो जाता है। तो डेफिनेटली करंट को अपनी फ्लो को करंट को बनाए रखने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। हम लोग इस वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी रेजिस्टेंस वायर में से करंट को गुजरने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है। तो कैसे हम लोग वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आइए मानते हैं कि लेट calculation of work done by current I। करंट I के द्वारा जो वर्क डन होता है वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करें? when it flows through a resistance R for time t। अगर t टाइम के लिए रेजिस्टेंस R में कोई करंट I फ्लो करती है तो वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q, देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q moves against a potential, when an electric charge Q moves against a potential V, the amount of वर्क डन, ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ी थी कि क्या पढ़ी थी कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो है वो फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है वही क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव q कूलम चार्ज अगेंस्ट द पोटेंशियल v। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? w इक्वल टू पढ़ा था q इनटू v। w इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था q इनटू v। लेकिन हम लोग करंट का डेफिनेशन क्या पढ़े थे? करंट क्या है? करंट हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनिट चार्ज
बट I इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था Q बाई T, तो Q इक्वल टू कितना हो गया, देन Q इक्वल टू कितना, Q इक्वल टू हो गया I इंटू T। अगर Q इक्वल टू I इंटू T हो गया तो अब रेजिस्टेंस को अगर हम लोग देखें, रेजिस्टेंस R इक्वल टू कितना होता है, रेजिस्टेंस R इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है R इक्वल टू होता है V अपॉन I। रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, रेजिस्टेंस R यानी फ्रॉम ओम्स लॉ के हम द्वारा हम लोगों ने क्या पढ़ा, R इक्वल टू होता है V अपॉन I, R इक्वल टू V अपॉन I, यानी V अपॉन I इक्वल टू जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू कितना हो गया, IR। V इक्वल टू हमको कितना मिल गया, IR। अब मान लेते हैं कि जो W इक्वल टू QV है ये इक्वेशन 1 है और Q इक्वल टू IP ये इक्वेशन 2 है, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। हमने मान लिया, अब हम इसकी वैल्यू को दोनों की वैल्यू को हम लोग रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम लोग लिख देते हैं इसको, यानी पुट these values in equation 1। इक्वेशन 1 क्या है, W इक्वल टू Q इंटू V, और Q इक्वल टू कितना है, IT। Q इक्वल टू है I इंटू T इंटू V इक्वल टू कितना है, I इंटू R। तो हमें मिल कितना गया, हमें मिल गया I स्क्वायर RT, कितना, W इक्वल टू I स्क्वायर RT। जबकि यहां पे W क्या है, W हम लोग मानते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है या ऑल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। क्यों, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज, ये केवल परिवर्तित हो सकती है। तो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो डेफिनेटली वर्क डन हो रहा है, और जो वर्क डन होगा ये प्रोड्यूस्ड हीट के बराबर होगा। बट वर्क डन दैट इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड, यानी W इक्वल टू जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, H के। तो हीट प्रोड्यूस्ड H इक्वल टू कितना हो जाएगा, H इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर RT, यानी हीट प्रोड्यूस्ड जो होगा वो I स्क्वायर RT जूल्स के बराबर होगा, क्योंकि वर्क डन हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो जितना वर्क डन होगा उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी। तो दिस फॉर्मूला gives us the heat produced in joule when current is in ampere, resistance is in ohm and time is in second। अगर करंट एम्पियर में है, रेजिस्टेंस ओम में है और टाइम किसमें है, सेकंड में, तो हीट जो प्रोड्यूस्ड होगी ये प्रोड्यूस्ड हीट जूल्स में आएगी। किसमें आएगी, जूल्स में। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अनुसार क्या चीज है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग गिवन बाय द फॉर्मूला H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, जूल्स लॉ हीटिंग के द्वारा जो ये फॉर्मूला मिलता है हमको H इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो इस फॉर्मूले से अगर हम लोग देखें तो क्या चीज क्लियर होती है, तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला इट इज क्लियर दैट from this formula it is clear that
क्लियर दैट क्या क्या चीजें हम लोगों को यहां से पता चल रही हैं, यहां से हमको क्या क्या पता चल रही हैं कि हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर, हीट produced in a wire तो सबसे पहली चीज क्या, heat produced in a wire is directly proportional, produced in a wire is directly proportional पहला to the square of the current. Heat produced in a wire is directly proportional to the square of the current. दूसरी चीज, resistance of the wire, resistance of the wire. और तीसरी चीज क्या है, टाइम, तो जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है, ये हीट प्रोड्यूस जो होगी वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस जो वायर का है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जितने टाइम तक करंट उस कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर मान लें कि हीट प्रोड्यूस जो वायर में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के, तो चूंकि जो हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर increases, the heat produced also increases। यानी जितने भी ऐसे वायर होंगे, जितने भी ऐसे कंडक्टर होंगे जिनकी जो रेजिस्टेंस होगी वो ज्यादा होगी, उनसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। यानी ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस कराने के लिए हमारा जो कंडक्टर होना चाहिए वो ज्यादा रेजिस्टेंस वाला होना चाहिए। और यही रीजन है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जैसे हीटर है या फिर जो है वो इलेक्ट्रिक केटल है या इलेक्ट्रिक आयरन है, इन सब के अंदर जो एलिमेंट लगाते हैं, जो फिलामेंट लगे होते हैं, वो किससे लगे होते हैं, नाइक्रोम के। क्यों? क्योंकि नाइक्रोम जो है वो एक हाई रेजिस्टेंस वाला मटेरियल है, और हाई रेजिस्टेंस होने के कारण जब इसमें से करंट फ्लो करती है तो ये इतना हीट प्रोड्यूस करता है कि इसका जो फिलामेंट होता है वो रेड हॉट हो जाता है, और रेड हॉट होने की वजह से हमें हीट मिलने लगती है। तो इस जूल्स के इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि ये चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है तो ऐसी कंडीशन में उस कंडक्टर के द्वारा जो प्रोड्यूस्ड हीट होगी वो भी बढ़ेगी। इतनी चीजें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। दूसरी चीज, मोर हीट विल बी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम इफ द टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ध्यान रहे कि अगर दो रेजिस्टर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो मोर हीट विल बी प्रोड्यूस्ड, more heat will be produced per unit time when two resistance या if two resistance are connected in series। अगर दो रेजिस्टेंस जो हैं सीरीज में कनेक्टेड है तो ऐसी कंडीशन में उनके द्वारा जो प्रोड्यूस्ड हीट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज अगर दो रेजिस्टेंस हमने लिया है और दोनों रेजिस्टेंस जो है वो सिमिलर हैं, अगर दो रेजिस्टेंस लिया हमने और दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब सिमिलर रेजिस्टेंस होंगे
तो उनकी टोटल रेजिस्टेंस जो होती है वो डबल हो जाती है। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो मोर हीट विल प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम इफ टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्यों? because their resultant resistance increased। क्योंकि इनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर मान लो कि रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल जुड़े होते हैं तो उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होता है। अगर रेजिस्टेंस पैरेलल जुड़े हुए होते हैं तो उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होता है, और ऐसी कंडीशन में जब रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट प्रोड्यूस जो होगी वो भी कम हो जाएगी। तो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और ये चीज जो थी वो जूल्स लॉ है। जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग है कि हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। दूसरी चीज क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। और तीसरी चीज क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। इन तीनों में से अगर कोई भी चीज बढ़ती है तो हीट प्रोड्यूस जो होगी वो बढ़ेगी। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एप्लीकेशन क्या है, कहां हम लोग इसका यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एप्लीकेशन क्या है, कहां कहां इसका यूज होता है। तो सबसे पहला जो होता है कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस को चलाने में, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इन द वर्किंग ऑफ हीटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जितने भी हीटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको काम कराने में, उनको चलाने में हम इसका यूज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, जैसे इलेक्ट्रिक केटल, इन सब चीजों में हम लोग नाइक्रोम के फिलामेंट्स लगाते हैं, और नाइक्रोम का रेजिस्टेंस चूंकि बहुत हाई होता है इसलिए ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब आल्सो, इलेक्ट्रिक बल्ब में हम लोग जो फिलामेंट लगाते हैं ये किसका बना होता है? तो द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब is made up of टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होती है। मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है? इसकी मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए इतनी हीट जो है वो बल्ब के अंदर प्रोड्यूस नहीं होती है, और जब इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होती है तो इसका जो फिलामेंट होता है वो फ्यूज नहीं होता है। दूसरी चीज, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर हम लोग कुछ ऐसी गैसेस भरते हैं जो नॉन रिएक्टिंग है, जो गैसें जो है वो टंगस्टन से रिएक्ट नहीं करती है। जैसे हम लोग नाइट्रोजन भर देते हैं या ऑर्गन भर देते हैं या दोनों का मिक्सचर भर देते हैं, जिसकी वजह से लाइट की इंटेंसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो टंगस्टन मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है इसीलिए इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बनाने में करते हैं।
तीसरी चीज कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is utilized in the electric fuse। हम लोग अपने घरों में या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं और फ्यूज के अंदर एक ऐसा वायर लगा होता है जो बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है। तो जैसे ही करंट की अमाउंट बढ़ेगी, हम लोगों ने इसके पहले देखा कि क्या देखा हम लोगों ने कि जो प्रोड्यूस्ड हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके स्क्वायर ऑफ द करंट के। तो अगर करंट बढ़ेगा तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, हीट प्रोड्यूस्ड बढ़ेगा, और हीट प्रोड्यूस्ड बढ़ने पर यानी करंट के बढ़ने पर वो जो फ्यूज वायर होता है वो मेल्ट कर जाता है, ब्लोन आउट हो जाता है और इलेक्ट्रिक सर्किट इंटरप्टेड हो जाती है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है या हाउस होल्ड वायरिंग है, इसके अंदर कोई भी दुर्घटना होने से बच जाती है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो यूटिलाइज्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज, और इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर जो वायर होता है वो बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है। तो स्टूडेंट्स, ये चीजें थी कि कौन-कौन से एप्लीकेशन से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, और इनको हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कहां-कहां यूटिलाइज करते हैं, कैसे-कैसे यूटिलाइज करते हैं, और इसको यूटिलाइज किन-किन इंस्ट्रूमेंट में करते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज्ड होते हैं। और इसी के साथ आज के इस लेक्चर में आपका ये फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में जानेंगे। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना।